नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम इस क्लास में अंग्रेजी शासन काल में, औपनिवेशिक काल में, या आप कह सकते हैं ब्रिटिश काल में भारत में किस प्रकार से शिक्षा का जो विकास हुआ उसको जो है हम देखने का प्रयास। आज शुरुआत में हम देखेंगे कि आरंभ से लेकर 1854 ईस्वी तक जो शिक्षा है उसमें किस प्रकार के विकास हुए, किस प्रकार के सुधार हुए, किस प्रकार से जो शिक्षा है उसको अंग्रेजों ने भारत में औपनिवेशिक शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ प्रोजेक्ट किया। हाँ, इसका फायदा भी हुआ समाज के ऊपर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सिक्का का दो पहलू होता है और नो विदाउट हॉर्न्स तो हम जानते ही हैं कि भाई प्रत्येक जो भी सुधार होते हैं या कोई भी प्रगति होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष। तो इससे बहुत सारे जो भारतीय थे वो लाभान्वित भी हुए, कुछ भारतीय लोगों को फायदा भी हुआ, तो इससे कुछ नुकसान भी हुआ। तो इन सारी चीजों का जो है हम अध्ययन इस क्लास में करेंगे। और चूंकि शिक्षा से संबंधित ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जो शिक्षा है उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, खास करके जो इतिहास से संबंधित टॉप लेवल का एग्जाम है, चाहे वो यूजीसी नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या सीबीटी एग्जाम हो। इसी चीज को ध्यान में रख के हमने एक वो सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें जो सबसे पहला क्लास है इसमें हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो पद्धति है उसका किस प्रकार से विकास हुआ, और उसको हम समझेंगे आरंभ से लेकर, मतलब आरंभ से कहने का मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ और जब उसने धीरे धीरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उसको अधिकार मिले। बक्सर के युद्ध के बाद जब वो धीरे धीरे अपने आप को एस्टैब्लिश्ड करने लगा तो उसके बाद से यहाँ किस प्रकार से शिक्षा में सुधार किए गए या उसके लिए प्रयास किए गए, और ये जो है वो हम देखेंगे 1854 ईस्वी तक का स्थिति। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जब 1600 ईस्वी में हमने देखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में, और चूंकि शुरू में जो कंपनी था वो एक व्यापारिक कंपनी था, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य था वो व्यापार करना था। लेकिन जब कंपनी के जो अधिकारी थे जब यहाँ वो आए और व्यापार करने लगे, व्यापार से इनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। मुनाफा से अब ये बात जो है वो आगे बढ़ गया था और कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो बहुत ज्यादा इसमें गड़बड़ घोटाला भी कर रहे थे। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का आज्ञा पत्र जो है वो जारी हुआ था। इससे जो ब्रिटेन में और भी कंपनियां थी जो कि कंपटीटर्स लोग थे, उनका कहना था कि भाई भारत में व्यापार के लिए और बाकी जो कंपनियां हैं उनको भी ऑर्डर दिया जाए, हम भी वहां जाकर व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत में व्यापार करके बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। और इसको लेकर जो वहां का राजनीति था ब्रिटेन का, तो उसके ऊपर भी ये दबाव पड़ने लगा कि बाकी जो और भी वैसे लोग थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे जो कि भारत में व्यापार करना चाहते थे, वो पॉलिटिकल रूप से भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण कुछ स्थापित करना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि भाई हम लोग को भी वहां व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं ये व्यापार के नाम पर बहुत ज्यादा लूट खसोट कर रहे हैं। इसलिए 1698 ईस्वी में एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक चार्टर पास किया
और उसमें ये कहा गया कि भाई अभी तक इस इंडिया कंपनी का जहां जहां भी अधिकार है, मतलब जो भी कोठियां बनाई गई हैं या जो भी अधीनस्थ क्षेत्र हैं, मतलब जिन जिन क्षेत्रों पे इस इंडिया कंपनी ने अपना डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित किया हुआ है, वहां पे स्कूल खोले थे। ऐसा आदेश दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इसके पीछे जो है वो मेन ये उद्देश्य ये भी था कि एक जो कंपनी के जो लोग हैं उनका मनमानी रोका जाए, दूसरा कि भाई ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार जो है वो इसके माध्यम से किया जाए। तो इसके लिए कहता है कि 715 ईस्वी में सबसे पहला सेंट मैरी चैरिटी स्कूल खोला गया। 1781 में कलकत्ता में ये जो 1715 में सेंट मैरी चैरिटी स्कूल खोला गया, उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो भारतीय लोग हैं वो पश्चिमी ज्ञान से ये प्रभावित हों और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति और इवन दैट की पश्चिमी जो धर्म है, मतलब जो ईसाई धर्म है, उसके प्रति आकृष्ट हो। इसलिए ये कार्य किया गया। 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई उस समय का जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और इसके 10 साल बाद ही 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई, जो कि उस समय वहां के रेजिडेंट्स थे जोनाथन डंकन, उनके द्वारा। अब ये 1781 और 1791 में ये जो दोनों स्कूल खोले गए, मतलब एक जो मदरसा खोला गया और एक संस्कृत कॉलेज खोले गए, उसके पीछे मेन कारण ये था कि जब अंग्रेज लोग यहाँ आए, तो जब अंग्रेज यहाँ आए तो यहाँ उनकी संख्या शुरुआत में कम थी, लेकिन यहाँ का जो पूरा प्रशासन था, यहाँ का जो न्याय पद्धति था, वो अभी तक इस लैंग्वेज में काम कर रहा था। मतलब फारसी, चूंकि मुगल थे तो मुगल से पहले जब इतना लंबा पीरियड था तो वहाँ जो है वो फारसी लैंग्वेज यूज होता था। जो हिंदू लोग थे वो अधिकतर संस्कृत यूज करते थे अपने अपने धार्मिक अनुष्ठानों में या रीति रिवाजों में। तो इसलिए इस तरीके के लोग को प्रमोट करने के लिए कि भाई इस तरीके के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी पढ़ाया जाए, ताकि वो आकर और हमारी मदद करे शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम कानून है, तो भाई मुस्लिम कानून को जो समझने वाला लोग है वो जो कि अरबी भी जानना चाहिए और फिर वो उसको अंग्रेजी भी जानना चाहिए, ठीक है ना। तो ताकि इससे क्या हो कि वो फायदा हो शासन को सही तरीके से चलाने में, और अंग्रेज को ये मदद मिल सके कि वो जो है वो उनसे मदद ले सके, उनकी मदद से शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चला सके। इसी समय कहता है 1785 ईस्वी में एथलेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई विलियम जोन्स के द्वारा, जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ये एथलेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी इतिहास के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, खास करके जब अंग्रेज के आने से पहले जो मुस्लिम पीरियड था, उस समय एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो भारतीय या जो हिंदू पद्धतियां थी या जो हिंदू इतिहास था, वो एक प्रकार से उसको दबा दिया गया था, खत्म ही कर दिया गया था। लेकिन अंग्रेजों ने ये काम किया कि इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। विलियम जोन्स जो इसके संस्थापक थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, और इससे क्या था कि ये इतिहास को समझना चाहते थे कि भाई जो इतिहास को समझने वाले लोग हैं, ठीक है ना, वो हमारे पास आ सके और वो हमारी मदद कर सके। जो बहुत सारे जो मामले आते थे हिंदू और मुस्लिम, चूंकि अधिकतर यहाँ तो आम जनता तो हिंदू और मुसलमान ही थे, तो भाई उनका जो इतिहास है वो क्या है, उनका कल्चर किस प्रकार का है, सिविलाइजेशन किस प्रकार का है, किस नियम कानून को वो फॉलो करते हैं, समाज में उनका रहन सहन क्या है, ठीक है। और इन सारी चीजों को भाई आखिर उनका अध्ययन जो है वो होना चाहिए, ताकि उसके आधार पे न्याय व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जा सके।
तो इसके लिए ये किया गया। आगे चल के 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और ये फोर्ट विलियम की जो स्थापना थी वो खास करके जो प्रशासन में उच्च पद के जो लोग थे, ठीक है ना, उनको ट्रेन करने के लिए भाई उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको अंग्रेजी सिखाया जाए, ताकि ये लोग शासन को मदद कर सके, शासन को सहयोग प्रदान कर सके, इसलिए ये किया गया। अब यहाँ देखिए कहता है कि कैरी, थॉमस, मॉर्समैन और वर्ड, ये जो थे वो ईसाई मिशनरीज थे। अब इस समय क्या था कि जब अंग्रेज साथ में आए, जैसे आप देखेंगे कि जब जितने भी आप देखेंगे, चाहे आप मोहम्मद बिन कासिम देखें, मोहम्मद गौरी देखें, ठीक है, उसके बाद और भी लोगों को देखें, बाबर को देखें, कि जब ये लोग अपने साथ आते थे तो इनके साथ सेना तो होता ही था, बहुत सारे धर्म प्रचारक लोगों को भी ये लोग अपने साथ लेकर आते थे और उस क्षेत्र में अपने धर्म का प्रचार करते थे। इस्लाम जब आया तो वो भी अपने साथ बहुत सारे धर्म प्रचारक लेकर आए, जो कि उन्होंने उस समय का इतिहास लिखा और उन्होंने जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेज ने इस कार्य को बहुत सावधानी पूर्वक किया, और इसने क्या किया कि इसने लोगों को ईसाई धर्म के प्रति जागरूक करने का काम किया कि भाई ईसाई धर्म के प्रति जो लोग थे वो कैसे पॉजिटिव हो सके, और धीरे धीरे करके लोग जो है वो ईसाई धर्म को अपना सके। इसके लिए इन्होंने प्रलोभन का भी काम किया, मतलब जो गरीब थे, जो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, उनको पैसा देना, उनको प्रलोभन देना, या उनको जो है बहला फुसला कर भी ईसाई धर्म में उनको कन्वर्ट करवाया जा रहा था। तो इसी समय ये कैरी, टॉमस, मॉर्समैन और ये जो वर्ड है वो श्रीरामपुर जो है वो कलकत्ता के नजदीक है, पश्चिम बंगाल में, तो वहां अंग्रेजी भाषा और शिक्षा का इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया ईसाई मिशनरी लोगों ने। इन्होंने 26 देसी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करवाया, ताकि बाइबल का अनुवाद जो है जब देसी भाषा में होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बाइबल जो है वो पहुंच पाएगा, और ईसा मसीह का जो जीवनी है या उनके बताए गए जो रास्ते हैं उनसे लोग प्रेरित होकर ईसाई धर्म में अपने आप को ढाल पाए, इसके लिए ये कार्य किया गया। और चूंकि अंग्रेज लोग थे वो भी इनको कहीं न कहीं सपोर्ट ही कर रहे थे, क्योंकि लोग भी तो ईसाई ही थे। इससे क्या हुआ कि श्रीरामपुर जो है वो शिक्षा का अब मुख्य केंद्र बन गया, और 1820 ईस्वी में आगे चलकर कलकत्ता में एक बिशप कॉलेज की भी स्थापना की, जहाँ पे ईसाई धर्म के बारे में और अंग्रेजी जो शिक्षा है उस पर विशेष फोकस किया जाता था, विशेष उसको जो है वो वहां प्रश्रय दिया जाता था। उस समय हमारे जो कुछ मानवतावादी थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो भी थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, जिनको बहुत सारा उपाधि जो है वो दिया जाता है, पुनर्जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, राष्ट्रवाद का जनक, समाज सुधारक, ये सारा उपाधि जो है वो दिया जाता है राजा राम मोहन राय को, जो कि मानवतावादी भी कहलाते हैं। तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर ये अंग्रेज है, ठीक है, और सर डाइट ईस्ट ये भी अंग्रेज। ये डेविड हेयर और सर डाइट ईस्ट के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय, जो कि जिनको आज का जो हमारा समाज है वो इनको मानवतावादी कहता है, और इनके कार्यों का जो उल्लेख करता है वो उल्लेख करते वो थकते नहीं है। तो ये सारे जो लोग, चूंकि डेविड हेयर और सर ईस्ट हाइड जो थे वो तो इनको तो वो कंफर्म था, ये चाहते थे कि भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है उसका प्रचार प्रसार हो, क्योंकि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भारत में लागू करना चाहते थे, ताकि जो लोग हैं वो उनकी सभ्यता और संस्कृति से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। हर लोग करता है, हर राष्ट्रवादी ही करता है, तो ये तो अपने देश के अकॉर्डिंग सही ही कर रहे थे, लेकिन इनको सपोर्ट कर रहे थे हमारे जो राजा राम मोहन राय थे, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे थे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज, इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की 1817 ईस्वी में।
अभी 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज की जो स्थापना की गई कलकत्ता में, वो एक प्रकार से लोगों के ऊपर भ्रम डालने वाला स्थिति था। जैसे आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो आप इस चीज को समझते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना थी वो एक, उसको हम पढ़ते हैं कि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वैसे ही जो हिंदू कॉलेज का जो स्थापना का नाम आ रहा था, वो भी एक प्रकार से सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसको जो है वो प्रयोग किया जा रहा था। कैसे? तो आप इसको ऐसे समझिएगा, क्योंकि जब हम आगे देखेंगे कि 1813 ईस्वी में ये मांग उठने लगा कि भाई अब जो है लोगों को, भारत में जो लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए और उसके लिए 1 लाख रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया कि भाई कम से कम 1 लाख रुपया तो खर्च करो वार्षिक, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ जब इस प्रकार का इन्होंने देखा तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का नाम दिया, लेकिन ये वो हिंदू कॉलेज था जिसमें अंग्रेजी भाषा जो है उसको प्रश्रय दिया गया, मतलब अंग्रेजी भाषा में यहाँ पढ़ाई होता था। कॉलेज था हिंदू कॉलेज, जिसकी बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन ये पहला हिंदू कॉलेज था जहां अंग्रेजी भाषा में बच्चों को शिक्षा दिया जाता था। और ये जो कॉलेज खोला गया था वो इसलिए खोला गया था क्योंकि उस समय तक क्या था कि जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज में भी 2 विचारधारा वाले लोग थे। एक जो लोग थे वो आंग्लवाद के समर्थक थे और दूसरे जो लोग थे वो प्राच्यवाद के समर्थक थे। जो प्राच्यवादी लोग थे वो भारत की सभ्यता और संस्कृति से बड़ा इंफ्लुएंस से प्रभावित थे और उनको लगता था कि जो मीडियम होना चाहिए, शिक्षा का जो मीडियम होना चाहिए, जो माध्यम होना चाहिए, वो संस्कृत होना चाहिए। लेकिन जो आंग्लवादी लोग थे उनको लगता था कि नहीं, संस्कृत में कोई वो पावर नहीं है, संस्कृत जो है वो लोगों का भला नहीं कर सकता है, लोगों का भला कर सकता है अंग्रेजी, इसलिए शिक्षा का मीडियम जो है वो अंग्रेजी होना चाहिए। लेकिन 1813 ईस्वी तक, मतलब शुरुआत का जो स्थिति था उस समय तक, चूंकि जो प्राच्यवादी लोग थे उनका बोलबाला था, इसलिए उनके विरोध को, उनके प्रति विरोध दर्शाने के लिए जो आंग्लवादी लोग थे, जो कि भारत में इंग्लिश को मीडियम बनाना चाहते थे, उन्होंने भारत की ही कुछ लोगों को भी अपने साथ कर लिया, जिसमें से एक थे राजा राम मोहन रॉय। अब आप यहां समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजी जो है वो होता है, ठीक है, कि भाई लड़ाई 2 लोगों में हो रहा था, आंग्लवाद और प्राच्यवाद में। तो जो प्राच्यवादी लोग थे उनका धारा मजबूत था, इसलिए आंग्लवादी जो लोग थे, जो कि भारत में अंग्रेजी को माध्यम बनाना चाहते थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय जैसे कुछ जो मानवतावादी लोग थे उनको अपने साथ ले लिया। और उनका तर्क था कि भाई अंग्रेजी शिक्षा ही भारत में विकास कर सकता है, लोगों को सही रास्ते पर ला सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, और जो लोग हैं वो देश दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं, तो इन्हीं से इसका भला होगा। और अपने विरोध को दर्शाने के लिए कि भाई ये जो आंग्लवादी थे, यहाँ जो लड़ाई है वो आंग्लवादी और प्राच्यवादी के बीच में है। यहाँ जो आंग्लवादी है वो ये दिखाना चाह रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि नहीं, सिर्फ हम ही नहीं चाह रहे हैं कि वहां इंग्लिश मीडियम में शिक्षा हो, बल्कि भारत में रहने वाले भी बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। इसलिए आप जो है वो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही करो या अंग्रेजी ही होना चाहिए। और किस प्रकार से जो प्राच्यवादी हैं, मतलब जो संस्कृत को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे, उनको हराया जाए, तो इसके लिए प्लानिंग हो रहा था। और उसी को दिखाने के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा ये स्थापना किया गया कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, जो कि सिर्फ राजा राम मोहन राय नहीं बल्कि डेविड हेयर भी थे और सर डाइक्विस्ट भी थे। ये डेविड हेयर और सर डाइक्विस्ट दोनों जो थे वो आंग्लवाद के समर्थक थे, मतलब अंग्रेजी भाषा को यहाँ लागू करना चाहते थे। और सिर्फ यही नहीं चाहते थे, जितने भी ईसाई मिशनरीज थे वो भी इसी को लागू करना चाहते थे। ईसाई मिशनरीज जो थे वो भी चाहते थे कि भारत में
शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी हो, ताकि लोग जो है वो धीरे धीरे करके ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो पाए। अब पता है कि धर्म प्रचारक और मानवतावादियों का भारत में आधुनिक शिक्षा पर बल था। ये जो धर्म प्रचारक लोग ईसाई मिशनरीज थे, ईसाई मिशनरी तो यहाँ आए ही थे अपनी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने, और कुछ जो मानवतावादी थे वो भी उनके साथ मिल गए और उन्होंने इस बात की पर बल दिया कि भाई भारत में आधुनिक शिक्षा जो है वो होना चाहिए, और जो पाश्चात्य शिक्षा है, ठीक है ना, उसका इन्होंने विरोध करना शुरू किया और राजा राम मोहन राय से ये हिंदू कॉलेज का स्थापना भी करवाया कि भाई भारत में जो लोग रह रहा है वो भी विरोध कर रहा है पाश्चात्य शिक्षा का, आंग्ल शिक्षा होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। जिसमें जो कुछ अंग्रेजी अधिकारी थे जैसे चार्ल्स ब्रांड, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर और थॉमस मोरो, ये सारे पदाधिकारियों ने भी इन धर्म प्रचारकों का सहयोग किया, क्योंकि ये सारे जो लोग थे वो भी ईसाई थे और ये लोग भी भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए ये जो लोग थे वो मदद कर रहे थे ईसाई धर्म प्रचारकों को, और ईसाई धर्म प्रचारकों का जो इच्छा था उसको मजबूती प्रदान कर रहे थे भारत के जो मानवतावादी थे वो, इस नाम पर कि भारत बिना अंग्रेजी पढ़े मॉडर्न नहीं हो सकता है, आधुनिक नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उस समय सिर्फ हमने आपको बताया कि भाई दो धड़ा था, तो एक जो धड़ा था जो कि पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, उसमें से जैसे थे सर विलियम जोन्स, इन्होंने क्या किया, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया। विलियम्स थे जिन्होंने भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। इसके साथ जर्मन साहित्यकार एक है गेटे, इन्होंने शकुंतला का काव्यानुवाद किया। कालिदास का जो शकुंतला है तो संस्कृत महाकाव्य, ठीक है, तो उसका काव्यानुवाद जो है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। इसके अलावा जो मैक्स मूलर था उसने वेदों का जो प्रथम संस्करण है उसको अंग्रेजी में प्रकाशित किया। ये वो लोग थे जो कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा को लागू करवाना चाहते थे, और उनका मानना था कि भारत का जो पाश्चात्य शिक्षा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो संस्कृत लैंग्वेज है वो बड़ा तर्क संगत है। इन्होंने इसके महत्व को समझा और इस बात की वकालत की कि भारत में शिक्षा का जो पुनरुत्थान है उसको उसी तरीके से, मतलब भारतीय स्वरूप में भी उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको और विकसित किया जा सकता है। क्योंकि आप बात को समझिए, स्थिति ये था कि चूंकि एक लंबा समय तक हमारा जो शिक्षा व्यवस्था था वो ढह गया। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर लास्ट जो मुगल शासक आप कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति तक का जो स्थिति था, उस स्थिति में आपने देखा कि जितने भी हिंदू मंदिर थे नष्ट कर दिए गए, शिक्षण संस्थान नष्ट कर दिए गए, जो लोग पूजा पाठ करते थे उनको खत्म कर दिया गया। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, सिविलाइजेशन सारी चीजों को तो खत्म कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, और उसको जमीन में इतना अंदर तक उगाड़ दिया गया था कि उसको खड़ा होने में, उठ के खड़ा होने में भी टाइम लगेगा, तब वो ये अपने आप को सस्टेन कर पाता। तो जो कुछ ऐसे लोग थे जो कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, जब उन्होंने इन सारी चीजों का अध्ययन किया, जैसे मान लो कि हमने देखा क्या कि भाई मनुस्मृति का अध्ययन किया, भागवत गीता का अध्ययन किया, शकुंतला का अध्ययन किया, जो वेद हैं उनका अध्ययन किया, तो जब ये लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा रहे थे, इसका मतलब क्या, ये लोग पढ़ते होंगे पढ़े। तो जब इन लोगों ने इसको पढ़ा, इसको समझा, इसको देखा, तब इनको आइडिया आया कि अरे यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन
उस समय तक कुछ वैसे लोग जो कि आंग्ल शिक्षा को मजबूती देने वाले लोग थे, उनका बोलाबाला धीरे धीरे बढ़ने लगा। और ये जो पाश्चात्य शिक्षा वाले लोग थे वो धीरे धीरे करके अपने स्टैंड को सही तरीके से नहीं रख पाए। उसके पीछे रीजन था कि ये जो आंग्ल वाले लोग थे उन्होंने भारत के कुछ जो मानवतावादी लोग थे उनको भी आधुनिकीकरण के नाम पर अपने पक्ष में कर लिया था और वो भी इस चीज का डिमांड कर रहे थे। चलिए अब देखिए करता है कि 1811 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो, लैंसडाउन और हैवेड घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा में सुधार की वकालत की। कहा कि भाई शिक्षा में कुछ सुधार होना चाहिए, भारत में जो शिक्षा है उसमें कुछ न कुछ सुधार तो होना चाहिए। और इसको लेकर 1813 ईस्वी के एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपया व्यय का निर्धारण किया गया। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने निश्चित किया कि भाई भारत में शिक्षा को भी सुधारा जाना चाहिए, शिक्षा में भी सुधार होने चाहिए। और उसके लिए इस पर सरकार की तरफ से, मतलब उस समय सरकार चला रहा था कौन, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहा था। तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कम से कम सालाना 1 लाख रुपया जो है उसे खर्च किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जा सके। अब सबसे बड़ा जो टेंशन था वो ये था कि भाई शिक्षा का माध्यम क्या होगा। इसके लिए कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो है उसकी स्थापना की गई और इसमें कहा कि भाई संस्कृत का जो अध्ययन है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि तब तक जो हमने देखा कि भाई जो कुछ लोग थे भारत में जो कि अंग्रेजी थे, लेकिन जब उन्होंने भारतीय जो भी साहित्य है, भारतीय जो भी पुराण है, मनुस्मृति है या फिर वेद है, ठीक है, गीता है, तो इन सारी चीजों का अध्ययन किया तो उनको लगा कि भाई अंग्रेजी संस्कृत जो है वो सबसे सरल, मतलब भारतीय लोगों के लिए सबसे फिट और सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इनका ना जाने कितने समय से कितना पुराना इनका ये लैंग्वेज है, तो इसलिए जो शिक्षा का मेन माध्यम होना चाहिए वो संस्कृत होना चाहिए। क्योंकि इनका मतलब अगर हम संस्कृत को देखते हैं तो वो हमारा जड़ से जुड़ा हुआ है। पता नहीं कितना पूर्वज पीछे से हम जो है वो संस्कृत को ही एज अ लैंग्वेज यूज करते आ रहे हैं। लेकिन इनका कहना था, इसलिए जो वैसे लोग थे जो मतलब पाश्चात्य शिक्षा का जो समर्थक लोग थे, ठीक है ना, वो उनका मानना था कि संस्कृत होना चाहिए अध्ययन का जो संस्कृत जो है उसके अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन राजा राम मोहन राय जैसे जो कुछ प्रगतिशील लोग थे जिन्हें समर्थन था किनका, तो जो आंग्लवादी थे जो कि अंग्रेजी को मीडियम बनाना चाहते थे, अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहते थे, तो वो लोग भी जो है वो राजा राम के पक्ष में ही थे। और राजा राम मोहन राय भी चाहते थे कि भाई नहीं, संस्कृत का शिक्षा नहीं, संस्कृत का अध्ययन नहीं, बल्कि भाई अंग्रेजी जो शिक्षा है उसके अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेष बल दिया जाना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने इसका विरोध, मतलब इसको विरोध दिखाने के लिए, अपने विरोध को दर्ज करवाने के लिए इन्होंने 1817 में कॉलेज खोला, वही जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। बाद में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया कोलकाता में और वहां अंग्रेजी में शिक्षा जो है वो बच्चों को दिया जाता था। तो इस प्रकार जो है वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो शिक्षा का एक माध्यम है उसको लेकर संघर्ष चला और जिसमें आंग्लवादी, प्राच्यवादी और जो मानवतावादी थे उनका किस प्रकार का रोल रहा, किस प्रकार का योगदान रहा और अंततः जो जीत है वो अब किसकी होगी, इसको जो है हम देखेंगे आगे। तो चलते हैं यहां आगे, फिर इसको हम देखेंगे।
चलिए, अब कहता है कि 1823 ईस्वी तक कंपनी सरकार ने कलकत्ता, मद्रास और बनारस में विद्यालय स्थापित किए तथा शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को ही रखा गया। राजा राम मोहन राय जैसे मानवतावादी और जो कुछ आंग्लवादी समर्थक थे, उनके होने के बावजूद भी उस समय तक प्राच्यवादी जो लोग थे उनका ज्यादा बोला वाला था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि भाई ये विरोध होने के बाद भी जो शिक्षा का माध्यम था 1823 ईस्वी तक, वो भारतीय भाषाओं को ही रखा गया कि भाई जो भारतीय भाषा है उसे ही शिक्षा का माध्यम जो है वो रखा जाएगा। लेकिन कहता है कि 1823 ईस्वी में सर्वसाधारण शिक्षा की आम समिति में एक बड़ा बदलाव क्या हुआ, तो कहता है कि लॉर्ड मैकेले जो कि आंग्लवादी था, कट्टर आंग्लवादी था, वो आया और दूसरी तरफ डॉक्टर विल्सन और एच.टी. प्रिंसेप जो कि प्राच्यवादी थे। मतलब भारतीय ये लोग जो है वो संस्कृत को, ये लोग संस्कृत पे जोर दे रहे थे और ये जो लॉर्ड मैकेले था वो अंग्रेजी का समर्थक था। तो इनके बीच क्या हुआ कि इनके बीच मतभेद हो गया। ठीक है, ये लोग चाहते थे कि भाई शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी, ये चाहता था, लॉर्ड मैकेले चाहता था कि भाई अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेज का जो इतिहास साहित्य है उसके सामने ये सब कुछ नहीं है। और इनका कहना था कि नहीं, जो भारतीय लोग हैं इनका अपना पुराना इतिहास है और इनके पास वो महत्वपूर्ण स्रोत है और अध्ययन का जो माध्यम है वो भी संस्कृत का जो शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर मतभेद रहा और ये मतभेद जो है वो 1818 से लेकर 1835, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासन काल है, ये गवर्नर जनरल रहा ये, तो उसके शासन काल तक ये बना रहा। अब यहाँ दिक्कत, यहाँ चेंजिंग क्या आया कि भाई इसी बीच 1833 ईस्वी में क्या होता है, अब हम हर 10-10 साल में देख रहे हैं। 1813 में सबसे पहले ये हुआ कि 1 लाख रुपया खर्चा किया जाना चाहिए। 1823 में हुआ कि भाई जो आम, अब ये हुआ कि भाई शिक्षा का किस प्रकार का शिक्षा होना चाहिए और शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ किस प्रकार का शिक्षा होना चाहिए इसके लिए जो है वो लड़ाई होने लगा। कुछ जो आंग्लवादी लोग थे उनका कहना था कि भाई अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, तो जो प्राच्यवादी थे उनका संस्कृत शिक्षा पर जोर था। अब ये जो आंग्लवादी लोग थे उनके साथ भारत के कुछ मानवतावादी भी उसको सहयोग कर रहे थे, राजा राम मोहन राय जैसे लोग सुधार के नाम पे। तो दूसरी तरफ जो ईसाई मिशनरीज थे वो भी आंग्लवादी लोगों के ही समर्थन में खड़े हुए थे। तो और फिर भी जो प्राच्यवादी लोग थे वो अपने जगह पे अड़े हुए थे और वो भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाह रहे थे। लेकिन क्या होता है कि 1833 ईस्वी में फिर जो चार्टर एक्ट है वहां उसमें संशोधन होता है और इस चार्टर एक्ट के द्वारा अब कहा जाता है कि भाई 1 लाख पे काम नहीं चलेगा, भारत में जो है वो 10 लाख रुपया भारतीय खर्च करना होगा। शिक्षा पर कम से कम 10 लाख रुपया खर्च किया जाना चाहिए पर ईयर। अब कहते हैं कि लॉर्ड मैकेले जिसको गवर्नर जनरल की काउंसिल का एक कानून मंत्री था, ठीक है ना, लेकिन इसको क्या किया गया कि इस कमेटी का इसको अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? किस कमेटी का? तो यही जो कमेटी था जो कि शिक्षा के ऊपर था। ठीक है, सर्वसाधारण शिक्षा की जो आम समिति थी जहां पे प्रश्न चल रहा था कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, किस प्रकार का शिक्षा होना चाहिए, तो उस शिक्षा वो जो कमेटी था उस कमेटी का सर्वसाधारण शिक्षा की जो आम समिति थी उस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? तो मैकेले को। ये जो मैकेले था वो गवर्नर जनरल के काउंसिल का कानून मंत्री भी था। क्योंकि जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग वो भी आंग्लवाद का ही समर्थक था। लेकिन अब भाई जो कमेटी था उसमें जो लोग थे, जो कुछ अधिकतर जो लोग थे वो प्राच्यवादी लोग थे और उनको लग रहा था कि जो भारतीय भाषाएं हैं, जो भारतीय शिक्षा है, उनका विकास होना चाहिए, वही भारतीय लोगों का सच्चा शिक्षा का विकास होगा।
तो ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन लोगों ने चाल चला कि लॉर्ड मैकेले को क्या किया कि कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। और जब लॉर्ड मैकेले को कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया तो अब एक प्रकार से ये जो था वो आंग्ल भाषा वाले जो लोग थे उनका ये विजय हुआ। कैसे कि उसमें क्या हुआ कि जब कमेटी ने अपना मत दिया तो मत जो था वो आधा आधा मत पड़ा, टाई हो गया मैच। और मैच टाई होने की स्थिति में ये जो लॉर्ड मैकेले था उसने अपना निर्णायक मत आंग्लवादी के समर्थन में दिया और आंग्लवादियों का ये जीत हो गया। ये जो लॉर्ड मैकेले था, आप इनकी बातों को इस चीज से आप समझ सकते हैं, इनको समझ सकते हैं कि भाई ये क्या सोचते थे भारतीय भाषा और भारतीय शिक्षा के बारे में, जिनको हमारे राजा राम मोहन राय भी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। वो क्या सोचते थे हम लोगों के बारे में, भारतीय के बारे में। तो कहता है कि लॉर्ड मैकेले कहते हैं कि यूरोप के अच्छे साहित्य की एक अलमारी भारत और अरब के सारे साहित्य के बराबर है। इनका कहना था कि भारत और अरब का जितना साहित्य है वो सब साहित्य यूरोप में एक अलमारी में जो रखा गया साहित्य उसके बराबर है। मतलब वो भारतीय और अरब साहित्य को पूरा कचरा समझते थे। उनको लगता था कि ये जो है वो साहित्य, इसका कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। तो इस प्रकार का मानसिकता था उस व्यक्ति का, लॉर्ड मैकेले का। और वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सबसे बड़ा पक्षधर था और कुछ मानवतावादी भी इनको मदद कर रहे थे खुद। अब 1833 का जो चार्टर था उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकेले जो भाषण देता है वो कहता है कि भाई जो हमारा शिक्षा देने का जो मूल उद्देश्य है भारत में, वो ये नहीं कि भारतीय पढ़ लिख जाए और वो भारतीय बहुत डेवलप हो जाए, भारतीय को बहुत नॉलेज हो जाए, बहुत ज्ञान हो जाए, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहते हैं जो दुभाषी का कार्य करे। भाई अंग्रेज जो है संख्या में वहां कम है, तो हमको एक ऐसा वर्ग चाहिए, भारतीय लोगों में एक ऐसा वर्ग चाहिए जो कि बहुसंख्यक भारतीय और जो अंग्रेज लोग उनके बीच एक दुभाषी का काम है। इसके साथ कि भाई ये जो दुभाषिया हो वो कैसा हो, तो इनका खून तो भारतीय हो, परंतु जो रुचि, कर्तव्य संबंधी समिति और बुद्धि अंग्रेज है। भाई इसके शरीर में खून तो अंग्रेज, खून तो भारतीय है, ठीक है, लेकिन बुद्धि में और सर्वसम्मति में वो अंग्रेज के जैसा होना चाहिए, जैसा कि एक्चुअल रियलिटी है कि हम लोग बोलेंगे है। आज जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है, जितने भी लोग हैं जो कि इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसकी जानकारी रखते हैं, वो सारे के सारे लोग इसके दुष्परिणाम को समझते हैं। और आज भी हम अंग्रेजियत में जी रहे हैं। आज भी जो अंग्रेजी सिविलाइजेशन है, कल्चर है, लैंग्वेज है, वो हमारे ऊपर हावी है और आज भी समाज में इन्हीं सारी चीजों को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो यही चाहता था कौन? लॉर्ड मैकेले, ठीक है ना। और बहुत हद तक वो अपने इस कार्य में सफल भी रहा। कहता है कि 1835 में फिर क्या हुआ कि भाई शिक्षा संबंधी नियम बने और इसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई अंग्रेजी जो है प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी जो है वो शिक्षा का मेन माध्यम रहेगा, अंग्रेजी में ही बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, ताकि भारतीय लोगों में एक ऐसे वर्ग को खड़ा किया जा सके जो कि अंग्रेज और भारतीय के बीच दुभाषी का कार्य करे। और फिर हमने बताया कि भाई रक्त तो उसका भारतीय है, लेकिन बुद्धि, विचार और जो निर्णय शक्ति है, ठीक है ना, तो वो फिर अंग्रेज के जैसा होना चाहिए, कूटनीति होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, दाव पेच वाला होना चाहिए, ठीक है ना, कपट छल वाला जो है वो होना चाहिए, उसमें वो अंग्रेज के जैसा होना चाहिए। तो उनका जो प्लानिंग था उसमें वो सक्सेसफुल हुए और इसके कुछ दुष्परिणाम जो है वो भी देखे गए, ठीक है। और इसके दुष्परिणाम ये देखे गए कि भाई
जो भारतीय जो भाषाएं थी उनका अनदेखी किया जाने लगा। अब जो लोग थे उनको, अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा दिया जा रहा था, तो उस समय तक जितने भी, भारत तो बहुत बड़ा देश था, इसमें बहुत सारे मदरसा काम कर रहा था, मकतब काम कर रहा था, संस्कृत कॉलेज काम कर रहा था, पाठशालाएं काम कर रही थी। तो भाई कुछ ही लोगों को बस इस शिक्षा से लाभ हुआ। मान लीजिए अगर लाभ मिल भी रहा था, अंग्रेजी सिखाया भी जा रहा था, तो कुछ ही लोगों को सिखाया जा रहा था, बाकी लोग तो वैसे ही, अभी भी वैसे ही थे। और यहां अब ये प्रेशर हो गया, ये प्रेशर दिया गया कि भाई क्या दिया गया प्रेशर, कि 1844 ईस्वी में ये घोषणा किया गया कि सरकारी नौकरी सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों को ही दिया जाएगा। जो अंग्रेजी जानेगा उसी को नौकरी मिलेगा, संस्कृत जानोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, अरबी जानोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। भाई अगर नौकरी करना है तो आपको अंग्रेजी सीखना होगा, जो कि आज भी बहुत हद तक फिट बैठता है। अगर रेलवे, अब तो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, नहीं तो बहुत हद तक जब आप चले जाते हैं, जब हम लोग भी थोड़ा बड़ा हुए थे, तो थोड़ा सा अगर आप स्टैंडर्ड कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर वहां जाएंगे तो वहां स्थिति ये है कि वो हिंदी सब्जेक्ट में वहां पढ़ाई नहीं होता है, वहां इंग्लिश की पढ़ाई होगा। अब आपको समझ ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने लगा। और जब ये किया गया कि भाई जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं को नौकरी दिया जाएगा, तो अब लोग जो है वो अंग्रेजी सीखने लगे, क्योंकि उनको नौकरी चाहिए था, ज्ञान से तो उनको मतलब नहीं था। आज का जो शिक्षा है वो शिक्षा का माध्यम क्या है, शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है। जितना भी गार्जियन है, बच्चा है, क्योंकि हम लोग तो स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है, ठीक है ना। तो हमेशा बच्चों से मिलते हैं या बच्चों को देखते हैं, गार्जियन को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं। तो भाई जितने भी पेरेंट्स हैं वो स्कूल में बच्चा का एडमिशन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उनका टारगेट है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कोई नौकरी ले और उससे हमको फायदा हो। वो इसलिए नहीं देख रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ लिख कर ज्ञान अर्जित करे और समाज का भलाई का कार्य कर सके। वो सोचते भी नहीं। अगर ये उनका बच्चा कर रहा है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं इसलिए तो नौकरी लेने के लिए और पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं। और ये जो मानसिकता है, उस मानसिकता का जड़ कहीं ना कहीं वही जो लॉर्ड मैकेले का जो शिक्षा नीति था, उस शिक्षा नीति में ही वो जड़ है जिससे आज तक जो भारतीय समाज है वो प्रभावित है और हम आज भी उसी का अनुसरण कर रहे हैं। बाकी आप जो है समझदार हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और समझकर आप जो है अपना राय कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। कहता है जिससे क्या हुआ, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज बनाया गया, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई और 1852 में मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके साथ ही जो उस समय के कुछ भारतीय जो सुधारक टाइप के लोग थे, ठीक है ना, उन्होंने भी कुछ अपने स्तर से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया ताकि जो लोग हैं वो अपने आप को समाज में उभार सके। उसका जो समाज में जो शिक्षा है उसको धीरे धीरे फैलाया जा सके। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कहता है कि जो मैकेले का जो शिक्षा नीति था वो निस्पंदन या विप्रेशन के सिद्धांत को कार्य कर रहा था, जिसको हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। मतलब इसका मानना यह था कि समाज का जो कुछ लोग है उसको हम शिक्षित कर दें, जो कि हमें डायरेक्ट मदद करे शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में। और यही जो समाज का जो कुछ लोग है, जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, ठीक है, कि इसका मानना था कि समाज में यहां बहुत सारा लोग है, ठीक है,
इसका मानना था कि समाज में जो इतना सारे लोग हैं तो इसको हम सबको शिक्षित नहीं करें, क्योंकि सबको शिक्षित करने में ज्यादा रिसोर्स लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा पैसा खर्च होगा, और समाज का भलाई या कल्याण करना उनका मेन टारगेट भी नहीं था। उनका जो टारगेट था वो ये था कि भाई अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से चलाया जा सके। खास करके अंग्रेजों के लिए जो लिपिक का कार्य है उसको करने के लिए भारतीय लोगों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो अंग्रेजी जानता हो, और वो भारतीय जो है वो खून तो उसका भारतीय हो, लेकिन उसका जो विचार हो, उसका जो बुद्धि हो वो अंग्रेज के जैसा हो। तो एक तो मेन जो उनका इंटेंशन था या मेन जो उनका टारगेट था वो तो ये था। दूसरा कि भाई अब क्या कहेंगे भारतीय लोगों को या बाकी लोग क्या कहेंगे कि भाई सिर्फ हम अपना फायदा के लिए सारे लोगों को अंग्रेजी जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं। यहाँ ये घोषणा भी कर दिया गया कि भाई जो अंग्रेजी पढ़ेगा सिर्फ उसी को नौकरी मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि भैया ऐसा नहीं है, हम भारतीय लोगों को भी शिक्षित करेंगे। कैसे करेंगे कि 3 लोग को जो हम अंग्रेजी सिखाएंगे, ये 3 लोग समाज के लोगों को धीरे धीरे करके अंग्रेजी सिखाएंगे, और उसके बाद ये जो लोग हैं वो अपने नीचे वाले लोगों को अंग्रेजी सिखाएंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे करके पूरा समाज जो है वो अंग्रेजी सीख जाएगा, और अंग्रेजी जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उससे अपने आप को जोड़ पाएगा। तो ये जो थ्योरी था वो था लॉर्ड मैकेले का, जिसको विस्पंदन या विब्रेशन का सिद्धांत कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब किस हद तक ये जो लॉर्ड मैकेले का जो नीति था वो सही था, उसको हम समझ सकते हैं कि उस समय का फतेहगढ़, जो कि आधुनिक आज का उत्तर प्रदेश है, वहां के जो एक न्यायाधीश थे श्री सो, वो 1834 में अपने विचार रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि आज थोड़े ही लोग होंगे जो बड़े लाभदायक कार्य न मिलने पर भी अंग्रेजी सीखें। कि भाई भारतीय लोगों का लैंग्वेज तो संस्कृत है, लेकिन भारतीय लोगों को जबरदस्ती अंग्रेजी हम सिखा रहे हैं। क्योंकि आगे चल के देखे हम लोगों ने कि भाई 1844 में कह भी दिया गया कि भाई जो अंग्रेजी सीखेगा उसी को नौकरी मिलेगा। तो ये जो श्री सर हैं वो ये इस बात को कह रहे हैं, 1834 में ही ये कह रहे हैं कि आज बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे कि जिनको कहता है कि जो परिवारदायक कार्य न मिलने पर भी अंग्रेजी सीखे। वो अंग्रेजी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए तो उनको लग रहा है कि हमको इससे सिर्फ लाभ होगा, अंग्रेजी सीखेंगे तो इससे हमको लाभ होगा, हमको नौकरी मिल जाएगा, पैसा कमाने लगेंगे, इसलिए वो अंग्रेजी सीख रहे हैं। अगर उनको इस प्रकार का जो परिलाभदायक लाभ है, परिलाभदायक जो कार्य है वो नहीं मिले तो भी ये अंग्रेजी सीखना उठना ये चाहे होंगे लोग नहीं। अंग्रेजी क्यों सीखेंगे? ना उनका लैंग्वेज है, ना वो अपने आप को उस सभ्यता से जोड़ पाते हैं, ना संस्कृति से जोड़ पाते हैं, ना उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कठिन भी है। तो वो क्यों सीखेंगे? तो वो इसलिए सीखेंगे क्योंकि उनको अंग्रेजी सीखने पर परिलाभदायक कार्य मिलेगा, इसीलिए वो अंग्रेजी सीखेंगे। अगर उनको परिलाभदायक कार्य ना मिले तो फिर वो अंग्रेजी सीखे उठेंगे नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी को जबरदस्ती जो भारतीय लोग थे उनके ऊपर थोपा गया। और फिर हम देखेंगे, अब 1854 में हम पढ़ेंगे वुड डिस्पैच को, इसके बाद वाले वीडियो में, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई किस प्रकार से बाद में जो यहाँ जो खामियां थी 1835 के में जो खामियां थी उसको ध्यान में रखते हुए 1854 में किस प्रकार से उसमें सुधार किए गए, उसको जो है अभी नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। ठीक है, अभी बस हम ये समझते हैं कि यहाँ लॉर्ड मैकेले ने किस प्रकार से भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था था उसको चौपट कर दिया, और जिसमें भारत के जो कुछ मानवतावादी थे उन्होंने भी
उनका साथ दिया, खुद का साथ दिया, जिसे हम जिन लोगों को मतलब ये जो मानवतावादी हैं उनको हम ना जाने कौन कौन से अलंकार से विभूषित किए हुए हैं। आप सारे लोग जो है इस चीज को जानते हैं। तो हाँ, चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें जो है जो हम देखेंगे कि 1824। अब इस समय भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉर्ड मैकेले का जो थियोरी था उसको ही सिर्फ ये आगे बढ़ाया गया, बल्कि इस समय भी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ अंग्रेज ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो देसी भाषा है उसको प्रोत्साहित करने का कार्य किया और उसमें उनको सफलता ही मिली। और बाद में ये जो प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के जो दुष्परिणाम निकलकर सामने आए, उससे प्रेरणा लेते हुए आगे जब 1854 में हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश एक्ट है वो बनाया गया, तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा गया और ये जो अंग्रेजी मीडियम है प्राथमिक शिक्षा में उसको खत्म कर दिया गया और प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम है उसे जो है स्थानीय भाषा के रूप में किया गया। तो उसको जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इसका फायदा जो है वो उठा सकें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।